वेलकम टू academy-kci.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं और कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। और सबसे अहम बात यह कि आप लोग इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास इस्तेमाल कर रहे हैं वो है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। ज्यादातर लोग जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं उनमें 99% पीपल जो है ज्यादातर लोग उसको विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई दुनिया में जब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं तो आप उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते, उसका सीधा सा पहला जवाब आप ये दोगे कि भाई मुझे पता ही नहीं है। सही है। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को पता भी है वो भी ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि भाई विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। इसकी क्या वजह है? तो इन तमाम बातों को आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके जनाब, वीडियो की जानिब मूव करते हैं। और सबसे पहला आप काम ये करें कि academy-kci.com की वेबसाइट पे जाएं और राइट हैंड पे देखें अपना नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको लिख के सबमिट करवा दें। और फेसबुक का पेज मौजूद है, इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके जनाब, ये है हमारी वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर लोग विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने की वजह क्या है? ऐसी क्या रीज़न है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ता है? तो इस सिलसिले में एक वीडियो मैंने आपको बनाई है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ये academy-kci.com की वेबसाइट पे मौजूद है। उस वीडियो को एक मरतबा लाजमी सुनिएगा, उसके बाद आके इस वीडियो को आपने देखना है। लेकिन अगर आपको बेसिक सा आइडिया है कंप्यूटर के स्ट्रक्चर का तो आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसी एक स्लाइड के अंदर आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश कर दूंगा उस सारी वीडियो का जो समरी है। ओके जनाब, ये सब आपके सामने बेसिक कंप्यूटर मौजूद है। बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? बेसिक कंप्यूटर साइकिल ये होता है कि एक इनपुट होती है, एक प्रोसेसिंग साइकिल होता है, प्रोसेसिंग सर्किट होता है, उसके बाद जो आउटपुट होती है नीचे स्टोरेज डिवाइस होती है। ये बिल्कुल का बेसिक सा स्ट्रक्चर जो कि मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाली वीडियो में बता दिया है। ओके, इनपुट डिवाइसेस के जरिए आप कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हो। कंप्यूटर के अंदर जब सीपीयू के अंदर वो इनपुट जाती है तो वहाँ पे मेमोरी भी है, कंट्रोल यूनिट भी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी है। ये इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद अगर इसको स्टोर करना हो तो यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और अगर डिस्प्ले करवाना तो ये आउटपुट डिवाइस के जरिए इसको डिस्प्ले करवा देता है। इस चीज को काफी डिटेल के साथ हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि भाई इनपुट डिवाइसेस को जो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, जाने के बाद कौन बताता है कि ये डेटा मेमोरी में जाएगा, ये डेटा जो है स्टोरेज डिवाइसेस में जाएगा, या ये डेटा जो है सीपीयू में जाके इस पे फला फला फंक्शन परफॉर्म होगा और कितनी देर तक ये फंक्शन परफॉर्म होगा और ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद इसने स्टोर होना है या आउटपुट डिवाइसेस में जाना है। तो इन डिवाइसेस को कौन बता रहा है, इन डिवाइसेस को कौन गाइड कर रहा है? और यहाँ पे बस लगी हुई, डेटा बस लगी हुई, कंट्रोल बस लगी हुई, एड्रेस बस लगी हुई है। इनको कौन बता रहा है कि भाई कौन सा डेटा लेकर आओ, कौन सा लेके जाओ, डेटा को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कब लेके जाना है? इन लोगों की आपस में कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है? जो मेमोरी यूनिट लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, इनपुट डिवाइस लगी है, आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, इन लोगों को कौन इस काबिल बना रहा है कि ये सब आपस में कम्युनिकेट कर सकें, सब आपस में बात कर सकें, सब आपस में डेटा शेयर कर सकें? यानी कोई ऐसी चीज है जो कि इन सब को आपस में कम्युनिकेट करवाई है और उसका सिंपल सा आंसर ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं, आप अभी मार्केट से एक नया कंप्यूटर परचेज करके लाएं, उसको अपने सामने रख के कुर्सी डाल के बैठ जाएं, उसको मूवी देखने की कोशिश करें, वो कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। उसमें बेहतरीन सी हार्ड डिस्क लगी है, उसमें बेहतरीन सा मॉनिटर लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, माउस है, कीबोर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मुझे CD रोम लगा हुआ है। सही है, सब चीज़ें। लेकिन भाई उसके अंदर आपने CD रोम में CD डाली। अब CD रोम में जब आपने CD डाली है, अब हार्ड डिस्क को कौन बताएगा कि भाई CD रोम का डेटा खींच के लेकर आओ, हार्ड डिस्क में कॉपी करो? फिर CPU कौन बताएगा कि भाई हार्ड डिस्क में जो मूवी कॉपी हुई है उसके पास अपने पास लेकर आओ, उसको प्रोसेस करो? फिर रैम को कौन बताएगा कि हाँ भाई डेटा लेके CPU को दो, फिर CPU जब प्रोसेस करके रैम को आउटपुट देगा तो रैम को कौन बताएगा कि भाई हाँ भाई अब ये प्रोसेस, अब ये मूवी की शक्ल बन गई है, उसको उठा के ले आके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर लेके जाओ? तो ये तमाम का तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। तो इसीलिए जब तक आप नए कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप नॉर्मल लाइफ में देख लें, इसकी सिंपल एग्जाम्पल एक कार ड्राइवर की है। मिसाल के तौर पर आपको कार की ड्राइविंग नहीं आती, आपने कार परचेज कर लिए, परचेज करके लाके आपने अपने घर के अंदर रख दी है। सही है। अब आपको कार के अंदर बैठ के जाना है तो आप पिछली सीट पे आके बैठो, कार कभी भी नहीं चलेगी। सही, जब तक आप उसमें एक ड्राइवर को अपॉइंट नहीं करोगे। अच्छा, सब बेसिक सवाल अब ये भी आता है कि भाई अगर मैं खुद ही ड्राइविंग सीख लूं, मैं खुद ही इसको ड्राइव करना शुरू कर दूं, तो जनाब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम इंजीनियर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर बंदे के पास ये टाइम नहीं है कि वो जाके सिस्टम इंजीनियर बने, सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर की बारीकियों को समझे। इसलिए एक नॉर्मल यूजर के लिए ये बेहतर ये होता है कि भाई वो खुद कंप्यूटर का ड्राइवर ना बने, कंप्यूटर को हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश ना करे, वो सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाए कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दे, जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा और फिर आप उस सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करोगे। तो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर और आपके बीच में जिसे कहते हैं मिडिल मैन का काम कर रहा होता है। वो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, आप उसको बताते हो और वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर को समझाते हैं, हाँ भाई तुमने ये काम करना है। फिर हार्डवेयर जो भी आउटपुट दे रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, ऑपरेटिंग आपको वो प्रोवाइड करवा रहा होता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल इस तरह चलता है। तो जनाब अब इस चीज को सामने रखते हुए एक बात मैं आपको समझा दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। मुख्तलिफ किताबों में इसको जो बयान किया गया इसके फंक्शंस के लिहाज से बयान किया गया। तो यहाँ पे मुझे दो जो डेफिनेशन बेस्ट लगी है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, पहली डेफिनेशन ये, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जिस तरह मैंने आपसे कहा है कंप्यूटर का हार्डवेयर अपने सामने ला के रख दो, बेहतरीन सी हार्ड डिस्क रख दो, बेहतरीन सा CPU रख दो, बेहतरीन सा माउस रख दो, मॉनिटर रख दो, कीबोर्ड रख दो, सामने कुर्सी डाल के बैठ जाओ, लेकिन वो हार्डवेयर नहीं चल के देगा आपसे, चाहे उसकी पावर भी ऑन कर दोगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? जो आपके और उस हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करेगा। जब तक आपका हार्डवेयर में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे आप उस हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, और इसको दूसरे तरीके आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैंने आपको अपनी सॉफ्टवेयर वाली वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने बताया था ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर की जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डायरेक्ट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, तो इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो आप इसको इस डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करने के काम आता है। ओके जनाब, बेसिक सा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर के काम करने का। अब यहां पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फंक्शन बताऊंगा। देखें, सबसे नीचे हार्डवेयर है, यहां पर सबसे टॉप पे आप बैठे हो, सही है। आप जब बैठे हो आप हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूं नहीं कर सकते। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि भाई आपको अगर कर सकते हो उन लोगों के लिए जो कि सिस्टम इंजीनियर्स हैं, जो कि बेसिक लैंग्वेजेस से वाकफियत रखते हैं, उनकी नॉलेज रखते हैं, जो कि सिस्टम इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं हार्डवेयर से। लेकिन आपके लेवल पे मैं कहूँगा कि आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस काम के लिए आप क्या करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने उसको फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो? फिर भी नहीं कर सकते। वजह ये, इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल दूं मैं आपको। जब आपने लेट्स सपोज कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद अब आप चाहते हो कि यार इसके ऊपर आप ग्राफिक्स का कोई काम करो, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स से काम करने के लिए आपको जो है एडोब फोटोशॉप चाहिए होगा, सही है, या ड्रीम वीवर चाहिए होगा आपको, वो आपके कंप्यूटर में नहीं मौजूद। तो ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में बताया था कि ये जो किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही है। और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सही है। और उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम से शो किया गया है। तो आप जो हमेशा इंटरफेस होते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को समझाता है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगा। चले अभी से दे देता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने बैठे हो, बैठे बैठे आपको ख्याल आएगा 2+2 करके देखूं मैं आपको। 2+2 करने के लिए आप कंप्यूटर के अंदर क्या इंस्टॉल करोगे? जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटर, सही है।
कैलकुलेटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक अलग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आमतौर पे आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो आपको एक्सटर्नली उसको एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई 2+2 करके दो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने 2+2 वाली इंस्ट्रक्शन दी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और उसको बोला कि भाई जो मेरा यूजर बैठा हुआ है वो 2 को 2 में प्लस करना चाहता है, तो उसने अपने आपके कैलकुलेटर ने जो है ये बात कह दी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको 1010 यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हार्डवेयर को दे दिया कि हाँ भाई तुम इसको कैलकुलेट करो, 2 को 2 के साथ ऐड करो। तो हार्डवेयर ने क्या करा वहां पे और गेट का फंक्शन उसने परफॉर्म कर दिया। ये सारी बातें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाली वीडियो में ज्यादातर इन चीजों का, इस साइकिल का काफी हद तक हवाला दे चुका हूं मैं आपको। ओके, और गेट के साथ जो भी इसने काम मशीन लैंग्वेज में इसने काम परफॉर्म कर दिया, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है ये मशीन है, ये सही है ना, ये आपके 2+2 को नहीं समझता, ये अपनी लैंग्वेज को समझता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज 101010 होती है। तो आपको हार्डवेयर को अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कोई खास एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हो, वो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जाके हार्डवेयर को समझाता है कि हाँ भाई तुमने ये सारे काम करने हैं, सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आप जो है डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्या आप डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज़ है, सही है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर जो है बहुत ही कम ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से आपको कम्युनिकेशन का इशू आ जाता है। तो आप क्या करते हो, अपनी आसानी के लिए उसके ऊपर एडोब फोटोशॉप भी इंस्टॉल करते हो जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आप उसके ऊपर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी MS ऑफिस भी इंस्टॉल करते हो। फिर आप उसके ऊपर इंटरनेट ब्राउजर भी इंस्टॉल करते हो। इसके ऊपर कंप्यूटर गेम भी इंस्टॉल करते हो। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। ये सारे के सारे जो मैंने बात की सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करो तो ये सारे के सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर का मैनेजर होता है। ये उसको मैनेज कर रहा होता है, हाँ भाई फला फला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तुमसे फला फला काम करवाना चाहते हैं, तुम इनको काम कर करके दो। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को गाइड कर रहा होता है। ये इस वक्त सारा स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 1, कंट्रोल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। यानी देखें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, सही है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। क्यों? देखें आपने एक ही वक्त के अंदर कंप्यूटर गेम भी चलाया हुआ है, उसी वक्त के अंदर आप इंटरनेट ब्राउजर पे भी काम कर रहे हो, सही है ना। आपने भी समझो कोई डाउनलोडिंग में कोई मूवी भी लगाई हुई है, सही है, और साथ में कोई और काम भी कर रहे हो। अब 3 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तीनों के तीनों जो हैं काम करना चाहते हैं। आपका कंप्यूटर काम करता है, सही है, आपने देखा होगा कभी दो ऐसे काम कर दोगे आप, आपकी रैम अगर अच्छी होगी तो आप एक या 8-8 10-10 काम एक वक्त में आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, ये तमाम के तमाम काम करने के लिए इसी हार्डवेयर को एक्सेस करेंगे। इस हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए अगर ये सारे डायरेक्टली एक्सेस करना शुरू कर देंगे तो इंटरनेट ब्राउजर बोलेगा मेरा काम पहले करके दो, कंप्यूटर गेम बोलेंगे नहीं मेरा काम पहले करके, मेरा प्रोसेस पहले करो, वर्ड प्रोसेसिंग बोलेगा नहीं पहला मेरा काम करके दो। तो सॉफ्टवेयर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, ये हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है, उसकी मेमोरीज को मैनेज कर रहा होता है। हार्डवेयर के अंदर आपका CPU लगा हुआ होता है, रैम लगी होती है जो कि आपकी मेमोरी की एक टाइप है, रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है, तमाम के तमाम आपके प्रोसेसिंग यूनिट सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। ये इन तमाम को मैनेज कर रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, भाई तुम अभी फिलहाल कंप्यूटर गेम का काम कर लो, इतने नैनो सेकंड के बाद इसका काम करना, इतने नैनो सेकंड के बाद इसका काम करना, इस तरह सबको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स दे रहा होता है ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ। अच्छा, इट प्रोवाइड्स द GUI इंटरफेस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम यूजर फ्रेंडली। यानी ये जो आपके सामने कंप्यूटर की विंडो खुल जाती है, इसमें एक
जिसे कहते हैं कि अपना स्टार्ट का बटन आ जाता है, नीचे टास्क बार आ जाती है, माउस की मूवमेंट आपको समझ में आ जाती है, फाइल्स आपके सामने बनी हुई नजर आती हैं, पूरा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको नजर आ रहा होता है। ये किसका काम होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि भाई यूजर को जो है एक फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी मर्जी ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मूव करके, राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके अपने सारे काम कर ले। तो इसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेटवर्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम यह भी होता है कि भाई आपका कंप्यूटर जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो आपके वेब ब्राउजर को किस तरह प्रोसेस करना है, वेब ब्राउजर जो इंस्ट्रक्शन दे उसको किस तरह प्रोसेस करवाना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए काम होता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल का स्ट्रक्चर है, NTFS की फाइल है, FAT32 फाइल है, मतलब कि मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैनेज करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मेमोरी मैनेजमेंट, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रैम लगी हुई है, रोम लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी है, उनको किस तरह मैनेज करना है, किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। एक ही वक्त के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चल रहा है, उसी वक्त में VLC प्लेयर भी चल रहा है, उसी वक्त के अंदर कोई गेम भी चल रहा है, हर एक को कितनी कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इट कंट्रोल्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर के अंदर माउस भी लगा हुआ है एज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी लगा हुआ है इनपुट डिवाइस, आपकी स्पीकर लगा हुआ है एज आउटपुट डिवाइस, आपका मॉनिटर लगा हुआ है एज आउटपुट डिवाइस, कब इनपुट लेनी है, कब आउटपुट देनी है, ये तमाम का तमाम को मैनेज करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इंप्रूव यूज ऑफ कंट्रोल, इंप्रूव यूज ऑफ द कंप्यूटर, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हुए प्रोग्राम्स आपस में क्लैश ना कर जाएं, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, आप दो या तीन प्रोग्राम चला रहे होते हैं, सारे प्रोग्राम जाके जो है हार्डवेयर के साथ झगड़ा करते, नहीं यार पहले मुझे प्रोसेस करो, पहले मुझे प्रोसेस करो, इससे क्या होता है क्लैश हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता और कंप्यूटर काम करना छोड़ देता। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो बीच में बैठा हुआ जो हार्डवेयर का मैनेजर है, वो 1 by 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, अब 1 by 1 यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन 1 by 1 से आप ये मत समझिएगा कि बहुत देर हो जाती है, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, लेकिन अंदर जो है 1 by 1 काम हो रहा होता है, और इतने कम ड्यूरेशन में काम हो रहा होता है 1 by 1 कि आपको सब लगता है कि यार सारा काम एक साथ हो रहा है, यानी मूवी भी साथ साथ चल रही है और डाउनलोडिंग भी साथ साथ हो रही है, गेम भी साथ साथ चल रहा है। सही है। अच्छा, लास्ट काम है इसका, यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज इन इफिशिएंट मैनर, यानी कंप्यूटर की जितनी भी रिसोर्सेज हैं इस तरह इस्तेमाल करना कि भाई उनसे बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लिया जा सके, यानी आपकी मेमोरी से ज़्यादा काम लिया जा सके, आपके CPU से ज़्यादा काम लिया जा सके, इन आपके जितनी भी अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनसे ज़्यादा काम लिया जा सके, यानी आपके हार्डवेयर को इफिशिएंट वे में यूटिलाइज किया जा सके। ये सारा का सारा फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये चंद बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और जो कि मैं जो समझता था कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी है, वरना इसके अलावा मुख्तलिफ फंक्शन और भी मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब जब आप गाड़ी को पसंद करने जाते हो उसके फीचर्स देखते हो कि यार हाँ यार गाड़ी का इंजन कितने हॉर्स पावर का, नंबर 1 सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं, सही है ना, और इसकी लुक कैसी है, कलर कैसा है, इसकी बॉडी कैसी है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करते हो उसके अंदर भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। इफिशियंसी, कि यार कितना इफिशियंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कितनी इनपुट पे कितनी आउटपुट दे रहा है, यानी कि भाई आपको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ रही हैं, कम इंस्ट्रक्शंस दे के आप ज़्यादा प्रोसेस या ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 रिलायबिलिटी, यानी कितना रिलायबल है, भाई चलते चलते बंद तो नहीं हो जाएगा, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया, आप जो काम करो ऐसा मूवी देख रहे हो, मूवी देखते थे हाँ भाई ब्लू स्क्रीन आ गया, हाँ भाई चला ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया। कितना रिलायबल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना रिलायबल होगा उतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, ये जितना एफिशिएंट होगा उतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। मेंटेनेबिलिटी, यानी उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हो, उसमें एरर्स को किस तरह मेंटेन कर सकते हो, उसको किस तरह मैनेज कर सकते हो, अगर ये आपके लिए यूजर फ्रेंडली है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा कहलाएगा। सिक्योरिटी, यहाँ भी कितना सिक्योर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। साइज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज कितना है, 1.5 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिर्फ 1 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम है या 512 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितना कम से कम साइज होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना कम से कम साइज होगा और जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड साइज, ये फीचर्स हैं, ये देखने पड़ते हैं। अब सीधी सी बात यह कि भाई इनको देखने के लिए बंदे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए या सिस्टम इंजीनियर होना चाहिए। ओके जनाब, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो यूजर इंटरफेस की बात लाजमी सामने आती है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली 2 टाइप के यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है? यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसे हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, सही है। आपके पास विंडोज 7 खोलते हो डिफरेंट स्क्रीन आती है, लेकिन वो भी काफ़ी यूजर फ्रेंडली होती है, आप आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हो। एक्सपी खोलते तो उस पर डिफरेंट स्क्रीन आती है, उसको आराम से ऑपरेट कर सकते थे। आजकल विंडोज 10 का बड़ा बूम चला हुआ है, सही है, तो ये भी यूजर फ्रेंडली है, लेकिन थोड़ा सा विंडोज 7 में
थोड़ा सा टफ नजर आती है नए यूजर को, तो ये भी यानी उसको आराम से ऑपरेट कर सकते हो। इससे हम कितने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी सब चीज़ें आपको सामने पिक्चर की सूरत नजर आ रही होती हैं, फाइल्स नजर आ रही होती हैं, फोल्डर नजर आ रहे होते हैं, सब चीज़ें आपको नजर आ रही होती हैं। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होता था जिसे हम कहते थे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यानी आप लोगों के सामने जिस तरह ये देख रहे हो, ये ब्लैक स्क्रीन आती थी, यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड होती है, जब आप सिर्फ कमांड चलाते थे वो उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती थी, उसमें फीचर्स कम थे, उसको कम मतलब वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। जब से ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, जब से विंडोज़ ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने शुरू किए हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली ज़्यादा हो गया ये। अच्छा, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज सोर्स, एक होता है ओपन सोर्स। ये जो मैंने आपको पहले GUI और CLI इंटरफेस बताया था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी आप किसी बात करो ना, ये दो टर्म्स लाजमी आती हैं। तो इसी तरह ये दो टर्म्स भी आती हैं कि हाँ भाई कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज सोर्स होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं, मिसाल के तौर पे विंडो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है दैट इज क्लोज सोर्स। वाई? क्योंकि ये अपना कोड किसी को नहीं देते, हमने इसको किस तरह बनाया है और हम आपको देंगे, तो हम कोड नहीं देंगे हम आपको भी हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करके दे देंगे और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते और आपको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको हमसे खरीदना पड़ेगा। सही है। और ये इन्होंने जो बनाया ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और मोर सिक्योर्ड है और कीप द सोर्स फाइल सिक्योर, यानी जो इसके अंदर जो डेटा प्रोग्रामिंग की उसको सिक्योर रखा गया ताकि हर बंदा इसको एक्सेस ना कर सके। अच्छा, कंपनी और क्रिएटिव प्रोवाइड्स लिमिटेड सपोर्ट और वारंटी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। जब आप विंडोज़ परचेस करते हो तो आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इसकी वारंटी मिलती है। कोई भी क्रैश आता है, कोई भी मसला आता है, वो आपको कंपनी उसको रिजॉल्व करके दे रही होती है। नॉर्मल यूज़र को आमतौर पर नहीं आती, कंपनीज के लेवल पे इशूज़ आते हैं ये। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर परमिशन। मुख्तलिफ टाइप की उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, मुख्तलिफ परमिशन आप उसमें दे के मुख्तलिफ उसमें ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। यू नीड टू पे सम कॉस्ट, यानी कोर्स ये क्लोज सोर्स प्रोग्राम परचेज करने के लिए, यानी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करने के लिए जो क्लोज सोर्स है, इसके लिए आपको सम कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो भाई जब इसके लिए आपको विंडो के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है तो आप इसको इस्तेमाल क्यों करते हो? वो आप इस वजह से इस्तेमाल करते हो क्योंकि विंडो फ्री में भी अवेलेबल नहीं है। सही है। विंडो क्लोज सोर्स है। सही है। विंडो जो है क्या नाम है अपना ओपन सोर्स के निस्बत कम एफिशिएंट है। सही है। तो लेकिन फिर भी हम लोग इसको इंडिया पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वजह यह है कि विंडो का सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली है। बस इस यूज़र फ्रेंडली की वजह से हम लोग विंडोज़ की जानिब ज़्यादा जाते हैं, वरना विंडोज़ जो है उसको ख़रीदने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं आपको। सही, उसका सोर्स कोड भी आपको नहीं मिलता। अच्छा, जो ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं इनके लिए नो लाइसेंस फीस, इनको लाइसेंस फीस नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। लेस सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि हर बंदा इनके सोर्स प्रोग्राम के अंदर घुस सकता है। नॉट फ्रेंडली, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। बस इनकी सबसे बड़ी बुराई है कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होते, तो इसी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। हालांकि ओपन सोर्स प्रोग्राम इस पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं और विंडो की निस्बत मेमोरी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं और जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल भी बहुत हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जिससे क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स प्रोग्राम यहाँ पे दिए। क्लोज सोर्स के अंदर आपके पास देखें यहाँ पे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, विंडोज़ के फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, मैक कैफे है, ऑफिस MS ऑफिस है, ये सारे क्लोज हो, यानी इन सारे प्रोग्राम का कोड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसके कोड में आप लोग कभी घुस नहीं सकते, ये सिक्योर्ड हैं, ये इनको परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये वाले प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया के अंदर फ्री अवेलेबल हैं। सही है। और इनका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। आप इसके सोर्स कोड में इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको नॉलेज है घुस के वहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये विंडो की निस्बत कम यूज़र फ्रेंडली है। हालांकि विंडो से ज़्यादा एफिशिएंट है, ये विंडो से कम जगह घेरते हैं ये, लेकिन ये कि ये फिर भी ज़्यादा पॉपुलर इस सेंस में नहीं हुए कि विंडो जो है जो क्लोज सोर्स प्रोग्राम है जिसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं वो यूज़र फ्रेंडली है और ये ओपन सोर्स वाले यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं बेसिकली 3 इन्वायरमेंट में काम कर रहा होता है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। पहले जो डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना उसमें क्या होता था कि भाई आप सामने बैठे हो, आप एक सिंगल यूज़र हो और आप कोई भी एक टास्क एक वक्त में परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बेहतरीन एग्जांपल जो MS DOS है। डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत पहले आता था, अब तो अक्सर लोगों ने उसको देखा भी नहीं होगा। सही, हालांकि वो भी आपके कंप्यूटर में मौजूद है, जो ब्लैक स्क्रीन आती है CMD कमांड टाइप करते हैं वहाँ पे डॉस की स्क्रीन आ जाती है। तो जनाब
ये जो डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम था सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, यानी एक यूज़र एक वक्त में एक ही काम कर सकता था। इसके बाद आया सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आजकल के ज़माने जितने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जितने भी ये क्या नाम है अपना एप्पल के मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। क्यों? एक ही यूज़र जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के मल्टीटास्क एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकता है। विंडो पे गेम भी देख सकता है, पीछे डाउनलोडिंग में भी लगा सकता है, सॉन्ग भी सुन सकता है, यानी तीन चार टास्क जो है एक साथ वो परफॉर्म इसमें कर सकता है। ओके, इसके बाद है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो आमतौर पे हम लोगों ने देखे हुए नहीं होते। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होते हैं, जो कि 9th क्लास की कंप्यूटर बुक में आपने पढ़ा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसमें मल्टी यूज़र यानी एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल यूज़र एक साथ बैठते हैं अपनी अपनी आईडीज़ के साथ, और सब मिलकर कंप्यूटर की रिसोर्सेज को शेयर करते हुए एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं। वो बड़े बड़े काम करने के लिए सुपर कंप्यूटर से काम करें, जो बड़े बड़े कंप्यूटर जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, जिसकी एग्जाम्पल यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, VMS है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वो होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल यूज़र जो है अपने अपने टर्मिनल पे लॉगिन होते हैं और सारे के सारे एक ही कंप्यूटर को, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। वो कहलाते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके जनाब, आज की वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरह काम कर रहा होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ क्यों पॉपुलर। वो इस वजह से पॉपुलर है कि भाई उसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बहुत अच्छा है, जबकि दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि फ्री भी हैं, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं, जगह भी कम घेरते हैं, आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, और अगर आपको नॉलेज है कोडिंग की तो आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा पॉपुलर इस सेंस में नहीं क्योंकि उनका इंटरफेस जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और academy-khi.com वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।